जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PHDC 107 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट की गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपकी बुक से प्लस PYQ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो BHDC 107 आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है गैस पेपर आ जाएगा। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य चिंतन में TS इलियट के महत्व को बताइए। यानी कि पाश्चात्य काव्य चिंतन में जो है TS इलियट का क्या महत्व था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो TS इलियट यानी कि थॉमस स्ट्रन्स इलियट आधुनिक पाश्चात्य साहित्य के काव्य और चिंतन में एक अत्यंत प्रभावशाली नाम है। उन्होंने 20वीं सदी के काव्य और निबंधों में जो योगदान दिया है उसे न केवल अंग्रेजी साहित्य में बल्कि पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनका काव्य और साहित्यिक आलोचना नई दिशा और गहराई लेकर आई है, जिसने पाश्चात्य काव्य चिंतन को आधुनिक युग की जटिलताओं से निपटने का नया दृष्टिकोण दिया है। यानी कि TS इलियट थे, वे आधुनिक पाश्चात्य साहित्य और काव्य चिंतन में एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने 20वीं सदी के काव्य और निबंधों में जो योगदान दिया है उसने न केवल अंग्रेजी साहित्य बल्कि पूरे विश्व साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका काव्य और साहित्यिक जो आलोचना है उसने जो है काव्य को नई दिशा और गहराई दी है, जिसने पाश्चात्य काव्य चिंतन को आधुनिक युग की जटिलताओं से निपटने का नया दृष्टिकोण भी प्रदान किया है। अब यहाँ पर देखते हैं TS इलियट का जीवन और काल। तो TS इलियट का जन्म लगभग 1888 में अमेरिका में हुआ था, परंतु वे अपने अधिकांश जीवन में इंग्लैंड में रहे और वहीं उन्होंने साहित्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। उनका लेखन 20वीं सदी के आधुनिकतावाद के युग से जुड़ा है, जो पुराने काव्य और साहित्य के स्वरूप को चुनौती देने वाला था। इलियट के काव्य में नवीनता और गहराई। तो इलियट का काव्य पारंपरिक काव्य रूपों से अलग था। उन्होंने कविताओं में जटिल प्रतीकों, भाषाई प्रयोगों और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को बहुत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। उनकी प्रमुख कृतियों जैसे दी वेस्टलैंड, प्रूफरिज, इन दी डार्क आदि में उन्होंने युद्ध के बाद की सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकट की झलक दी हुई है। इलियट ने काव्य में पुरानी परंपराओं को तो स्वीकार किया है, पर उसे नए संदर्भों में प्रस्तुत किया है। वे मानते थे कि काव्य केवल भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक ऐसी कला है जिसमें इतिहास, संस्कृति, भाषा और अनुभवों की गहरी समझ होनी चाहिए। उनकी भाषा में तीव्रता, संक्षिप्तता और प्रतीकात्मकता थी, जिसने पाठकों को गहन सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद इलियट और साहित्यिक आलोचना। तो TS इलियट केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि एक महान साहित्यिक आलोचक भी थे। उन्होंने काव्य के सिद्धांतों की नई दिशा दी। उनकी प्रसिद्ध आलोचनात्मक रचनाओं में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इलियट ने कहा कि एक कवि को अपनी रचनाओं में पारंपरिक साहित्य की समझ होनी चाहिए और वह केवल अपने भावों को ही नहीं बल्कि साहित्य की संपूर्ण धारा के साथ संवाद स्थापित करे। उन्होंने अपनी जो है इम्पर्सनालिटी की धारणा दी। उनके अनुसार काव्य की रचना में कवि के व्यक्तिगत भाव कम महत्व रखते हैं और रचना स्वयं की एक अलग पहचान बनाती है। इस सोच ने आधुनिक काव्य चिंतन को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने कहा कि कोई भी कवि अपनी जो है रचना लिखे तो उसमें अपने व्यक्तिगत भाव को कम महत्व दे और जो रचना है उसकी जो है एक अलग पहचान बनानी होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इलियट का पाश्चात्य काव्य चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा।
तो एलियट ने पाश्चात्य साहित्य में काव्य को महज व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति से ऊपर उठाकर एक बहुआयामी कला के रूप में स्थापित किया। उन्होंने आधुनिकता की उलझनों को समझने और जो है व्यक्त करने के लिए नए रूप, भाषा और विषयों को अपनाया। उनके विचारों में न केवल काव्य रचनाकारों को प्रभावित किया बल्कि आलोचकों और शिक्षाविदों को भी नए सिद्धांतों पर सोचने को प्रेरित किया था। उनकी रचनाएं सामाजिक और आध्यात्मिक संकटों का उजागर करती हैं, जो आधुनिक युग के व्यक्ति की मानसिक अवस्था को बयां करती है। एलियट ने काव्य को सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखने की दृष्टि दी, जो पाश्चात्य काव्य चिंतन में एक क्रांति थी। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार टीएस एलियट पाश्चात्य काव्य चिंतन में एक महान सुधारक, विचारक और कवि थे। उनके काव्य और आलोचना ने आधुनिकता के दौर में काव्य की भाषा, रूप और अर्थ को नया जीवन दिया। उन्होंने पारंपरिक और आधुनिक के बीच संतुलन स्थापित किया और काव्य को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से परे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में रखा। इसलिए पाश्चात्य साहित्य और काव्य चिंतन में टीएस एलियट का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड जो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और शायद ये आपका लास्ट ही पेपर होगा। तो मार्क्सवादी दर्शन, जिसे मार्क्सवाद भी कहा जाता है, 19वीं सदी के महान दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित किया गया। यानी जो मार्क्सवादी दर्शन था उसने किसने विकसित किया था? ये कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित किया गया था। यह दर्शन समाज, इतिहास, राजनीति और अर्थव्यवस्था को समझने का एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसका उद्देश्य होता है समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को समझना और उन्हें खत्म करने का मार्ग निकालना है। इसके बाद देखते हैं मार्क्सवादी दर्शन की मूल बातें। तो मार्क्सवादी दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इतिहास को आर्थिक आधार पर समझता है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना मुख्यतः उसकी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। वे कहते हैं कि इतिहास में जो भी बदलाव हुए हैं वे आर्थिक कारणों से हुए हैं, यानी कि जिस प्रकार से समाज के उत्पादन के साधन होते हैं उसी के अनुसार समाज का ढांचा और सत्ता व्यवस्था तय होती है। तो यहाँ पर जो मार्गदर्शन क्या कहता है? मार्गदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतिहास को आर्थिक आधार पर समझा जाता है। मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना मुख्यतः उसकी आर्थिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। वे कहते हैं कि इतिहास में जो भी बदलाव हुए हैं वे आर्थिक कारणों से हुए, यानी कि जिस प्रकार से समाज के उत्पादन के साधन होते हैं उसी के अनुसार समाज का ढांचा और सत्ता व्यवस्था तय होती है। मार्क्स ने समाज को दो मुख्य भागों में बांटा, पूंजीवत वर्ग यानी कि जो उत्पादन के साधनों के मालिक होते हैं, और जो है मजदूर वर्ग जो अपनी श्रम के बल पर जीवन यापन करता है। उनका मानना था कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने स्वार्थ के लिए मजदूर वर्ग का शोषण करता है। इस शोषण को खत्म करने के लिए मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना चाहिए। अब मार्क्सवादी दर्शन का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो मार्क्स ने इतिहास को वर्ग संघर्ष का इतिहास माना। उनका विचार था कि समाज में हमेशा दो या दो से अधिक वर्गों के बीच संघर्ष होता रहा है। ये संघर्ष समाज में बदलाव और क्रांति का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए सामंतीवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था का उदय, क्योंकि मजदूर वर्ग ने सामंतों के खिलाफ संघर्ष किया था। इसके बाद है मार्क्सवादी में अर्थव्यवस्था का महत्व। तो मार्क्सवादी दर्शन में अर्थव्यवस्था का विशेष स्थान है। इसका मानना है कि आर्थिक प्रणाली ही समाज के अन्य सभी पहलुओं जैसे राजनीति, संस्कृति, धर्म और आदि को प्रभावित करती है। अगर आर्थिक व्यवस्था में सुधार होगा तो समाज की बाकी हिस्सों में भी सुधार होगा। इसलिए मार्क्सवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को खत्म कर समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करना है, जहां उत्पादन के साधनों की समानता हो। इसके बाद देखते हैं मार्क्सवादी दर्शन का क्या प्रभाव हुआ। तो मार्क्सवादी विचारधारा ने न केवल समाजशास्त्र और राजनीति को प्रभावित किया बल्कि यह विश्व के कई देशों की राजनीतिक नीतियों और आंदोलनों का भी आधार बना। रूस में 1917 की क्रांति, चीन में कम्युनिस्ट आंदोलन और अन्य कई देशों में मजदूर और किसान आंदोलन में मार्क्सवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब यहाँ पर देखते मार्क्सवादी दर्शन की आलोचना। तो हालांकि मार्क्सवाद ने समाज में असमानता और शोषण को समझने में मदद की, लेकिन इसे लेकर कई आलोचनाएं भी हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हर परिस्थिति में सही नहीं बैठता। कुछ ने यह भी कहा कि समाजवादी व्यवस्था में अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता
और स्वतंत्र बाजार की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, जिससे आर्थिक विकास भी प्रभावित हो सकता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो मार्क्सवादी दर्शन ने समाज को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर दिया। इसने आर्थिक आधार पर समाज के संघर्ष और विकास को समझने में मदद की। यह दर्शन आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो समाज में न्याय और समानता चाहते हैं। हालांकि इसके कुछ पहलुओं पर विवाद है, लेकिन यह निश्चित है कि मार्क्सवाद ने आधुनिक समाजशास्त्र, राजनीति और इतिहास को गहराई से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए मार्क्सवादी दर्शन हमारे समय की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारधारा बनी हुई है। यानी मार्क्सवाद का सिंपल सा उद्देश्य है पूंजीवाद को खत्म करना और जो समाजवाद को लाना। इतना आप लोग याद रखिएगा, उसी के बेसिस पर आप लोग आंसर लिख दीजिएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसमें जो है वुड्सवर्थ के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो यानी कि स्वच्छंदतावाद एक साहित्यिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक आंदोलन था जो 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में उभरा था। ये आंदोलन क्लासिकवाद और परंपरागत नियमों से हटकर भावनाओं, कल्पना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रकृति की महत्ता पर जोर देता है। स्वच्छंदतावाद में व्यक्ति की भावना, स्वतंत्रता और रचनात्मकता को बहुत महत्व दिया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्वच्छंदतावाद का अर्थ क्या है। तो स्वच्छंदतावाद का मतलब होता है मुक्तता और स्वतंत्रता। ये आंदोलन उस समय के साहित्य और कला के रूढ़िवादी नियमों के खिलाफ था। स्वतंत्रतावादियों का मानना था कि साहित्य और कला केवल तर्क, नियम और परंपराओं तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि उसमें व्यक्तिगत अनुभव, भावनाएं और कल्पना और प्रकृति का बड़ा स्थान होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं स्वच्छंदतावाद ने मानवीय भावना, कल्पना, स्वतंत्रता, प्रकृति और अतीत के लोक कथाओं को महत्व दिया। यह आंदोलन औद्योगिक क्रांति के समय उभरे सामाजिक और आर्थिक बदलाव के विरोध में भी था। स्वच्छंदतावाद ने साहित्य को आम आदमी की आवाज बनाया और उसकी भावनाओं को अभिव्यक्त किया। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वुड्सवर्थ कौन थे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वुड्सवर्थ का परिचय। तो विलियम वुड्सवर्थ स्वच्छंदतावाद के सबसे महान कवियों में से एक हैं। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद की शुरुआत की और इसके सिद्धांतों को अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया। वुड्सवर्थ का जन्म 1770 में इंग्लैंड में हुआ था और वे प्रकृति प्रेमी और जो है मानव भावनाओं के कवि थे। उन्होंने अपनी कविताओं में सरल भाषा और गहरे भावों का प्रयोग किया था। अब यहाँ पर देखते हैं वुड्सवर्थ का स्वच्छंदतावाद में योगदान। तो वुड्सवर्थ ने स्वच्छंदतावाद के सिद्धांतों को काव्य की भाषा और विषय में अपनाया। उनका मानना था कि कविता वह भाषा होनी चाहिए इसमें आम लोग समझ सके। इसलिए उन्होंने अपनी कविताओं को जो है बहुत सरल और प्राकृतिक भाषा में लिखा। वे कहते थे कविता में दैनिक जीवन के सरल अनुभव और जो है भावनाओं का चित्रण होना चाहिए। उनका काव्य मुक्तता, प्रकृति और मनुष्य के संबंध पर आधारित था। वुड्सवर्थ के अनुसार प्रकृति मनुष्य की आत्मा को शांति और ज्ञान देती है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ता है तब वह अपनी भावनाओं और विचारों को बेहतर समझ पाता है। इसके बाद है प्रेमबल कविता संग्रह का महत्व। तो वुड्सवर्थ की और उनकी साथी सैमुअल टेलर कोलरिज की सहयोग से प्रकाशित प्रेमबल लिरिकल जो है 1798 में प्रकाशित हुई थी। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का प्रारंभिक दस्तावेज माना जाता है। इस संग्रह ने जो है अंग्रेजी कविता की भाषा और विषयों में क्रांतिकारी बदलाव लाया। इस पुस्तक में कविताओं को सरल भाषा में लिखा गया और दैनिक जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य और मनुष्य की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब यहाँ पर देखते हैं वुड्सवर्थ का काव्य सिद्धांत। तो वुड्सवर्थ ने स्वच्छंदतावाद के सिद्धांतों की कविता की परिभाषा में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कविता मनुष्य के सबसे गहरे भावों की मुक्त अभिव्यक्ति है जो कल्पना और अनुभव को जन्मती है। कविता में प्राकृतिक भावनाओं का सरल लेकिन गहरा चित्रण होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया, वुड्सवर्थ जो थे उन्होंने स्वच्छंदतावाद के सिद्धांतों को कविता की परिभाषा में स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कविता जो होती है मनुष्य के सबसे गहरे भावों की मुक्त अभिव्यक्ति होती है जो कल्पना और अनुभव से जन्मती है। कविता में प्राकृतिक भावनाओं को सरल लेकिन गहरा चित्रण होना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि कविता का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को ऊंचा उठाना है और उसे जीवन के गहरे सत्य की ओर ले जाना है। इसके लिए कवि को अपने अनुभवों और प्रकृति के साथ गहरे संबंध की जरूरत होती है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे।
तो स्वाच्छंदतावाद ने साहित्य को पारंपरिक बंधनों से मुक्त किया और भावनाओं, कल्पनाओं और प्रकृति को काव्य का केंद्र बनाया। विलियम वुड्सवर्थ ने इस आंदोलन को नई दिशा दी और अपनी सरल भाषा तथा गहरे भावों से अंग्रेजी कविता को पुनर्जीवित किया। उनका योगदान स्वाच्छंदतावाद के विकास में अतुलनीय है। उनकी कविताएं आज भी लोगों के मन को छूती हैं और उन्हें प्रकृति तथा मानवीय भावनाओं के महत्व को समझने में मदद करती हैं। इसलिए वुड्सवर्थ को स्वाच्छंदतावाद का महान स्तंभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हो जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको